तो एक बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करें तो आर्च इज अ कर्व्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म दैट कैरीज लोड अराउंड एन ओपनिंग, ट्रांसफर देम अराउंड द प्रोफाइल ऑफ द आर्च टू एब्यूटमेंट जैम्स और पियर्स ऑन आइदर साइड। बेसिकली आप यहाँ पे अगर एक चीज ये देखना चाहें तो एक ये ऊपर का पोर्शन है, ये अगर आज इसको देखें एक कर्व आपके पास एक समझ लीजिए एक तरीके का कर्व टाइप का मेंबर है। इस कर्व मेंबर पे ये कुछ यहाँ सपोर्ट्स होंगे, बेसिकली एब्यूटमेंट्स या पियर्स होंगे। अब जो भी लोड्स इस पे आएगा, जो भी लोड्स आएंगे इस पे, आप लोग ये एक अगर बेसिक एग्जांपल में अगर बोलूं कि अगर आप आर्च देखना चाहते हो तो ये कहीं आपके घर वगैरह में भी बना होगा। कहाँ पे? जैसे आप देखिएगा आपके डोर्स होते हैं, डोर्स के ऊपर जो हम लोग क्या बनते हैं, वेंटिलेटर्स देते हैं बेसिकली जो। तो कहीं कहीं पे क्या होता है, ये चीज जस्ट रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, तो इसको हम लोग आर्च नहीं बोलते, तब वहां पे हम लोग लिंटल यूज करते हैं। अगर हम बात करेंगे जहां पे कुछ इस टाइप के आपके वेंटिलेटर्स दिए गए होंगे, तो इस पर्टिकुलर टर्म को, ये हमारा एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है जिसको कि हम लोग आर्च बोल सकते हो, बहुत बेसिक सा आर्च। अब ये क्यों ऐसा आर्च क्यों बोलो, आप यहाँ पे कुछ उस चीज को समझ सकते हैं, जो भी इसके ऊपर के ब्रिक्स हैं, जो भी इसके ऊपर के ब्रिक्स या अगर आपका कंक्रीट वगैरह, उनके लोड्स कहाँ पे आएंगे, उनके लोड्स इन आर्च पे आएंगे एंड इन आर्च के थ्रू इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, जो साइड में यहाँ पे हमारे जो भी एक तरीके का जो भी वर्टिकल मेंबर होगा उसके थ्रू ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप वहां पे वो चीज समझ सकते हैं। तो अब ये क्या करता है, जस्ट ये लोड्स को ट्रांसफर करता है। अब आप यहाँ पे खुद समझ सकते हैं, अगर इस पर्टिकुलर इसमें जो भी फोर्स आ रहे हैं, तो इसमें क्या इंट्रोड्यूस कराएंगे, कंप्रेशन इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये क्या करते हैं, इसमें कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लाते हैं। अगर यही जस्ट फोर्स, अब इसमें आप मुझे बताइए क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स है? मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा चांस होगा कि जब अपवर्ड, भाई आप क्या करोगे बेसिकली सपोर्ट्स पे, आपका जो भी ऊपर से लोड एक्ट करेगा वो एज अ ग्रेविटेशनल एक्शन के थ्रू क्या होगा, हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। सो इसमें जो भी फोर्स आएंगे वो हमारे फोर्स हमेशा कंप्रेसिव इन नेचर होते हैं। सो आर्चेस आर कंप्रेसिव स्ट्रक्चर दैट देयर आर नो टेंसाइल स्ट्रेस, इसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं होते हैं। बाकी इसमें जो भी फोर्सेस होते हैं वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, थ्रू द जो इसके एब्यूटमेंट्स है। एब्यूटमेंट इज बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग, जस्ट इट इज अ टाइप ऑफ सपोर्ट। सो सपोर्ट्स के लिए आप एक एडिशनल नेम यूज कर सकते हैं, एब्यूटमेंट्स और पियर्स। तो उसके थ्रू क्या होगा, जो भी हमारे सपोर्ट जो भी लोड्स आ रहे हैं बेसिकली आर्चेस पे, वो क्या हो जाएंगे, वो ट्रांसफर हो जाएंगे। अब इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि द लोड ऑफ आर्चेस मस्ट बी ट्रांसफर टू द फाउंडेशन, द आउटवर्ड थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय एन आर्च। अब आउटवर्ड थ्रस्ट वाला क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिकली आप टेबल को भी रिमाइंड कीजिए, आपने वहां पे देखा होगा कि हम लोग के एक फोर्स, एक एडिशनल हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस आ रहे थे। अब जब आप इस पे फोर्स लगाएंगे, तो जब इस पे आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो सपोर्ट्स होंगे, एक सपोर्ट, ये सपोर्ट है कुछ ऐसे, जो कि हमारे सपोर्ट्स है, आपने ऊपर से लोड लगाया, जब ये लोड लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये इस साइड क्या करेगा, मूव करना चाहेगा। ऑब्वियस सी बात है, आप इस पे लोड लगाओगे, आप एक समझ लो एक कर्व, आपके पास एक मेंबर है, आप एक तरीके समझ लीजिए आपके पास क्या है, एक स्टील रॉड है, आपके पास एक स्टील रॉड है जो कि थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल, अभी एक मैं एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, फ्लेक्सिबल है। आप इस पे लोड लगाओगे, जब लोड लगाओगे तो क्या होगा, ये चीज क्या चाहेगी कि एक हॉरिजॉन्टल मेंबर बनना चाहेगी। तो इसको रोकेगा कौन, इसको हॉरिजॉन्टल मेंबर होने से, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल रिएक्शंस के साथ साथ हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस भी डेवलप होते हैं। हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस किधर डेवलप होंगे, इसको रेजिस्ट करेंगे कि मींस अपनी पोजीशन वो ना चेंज कर सके। तो हमेशा यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस आएंगे हम लोग के इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे अलोंग विद वर्टिकल रिएक्शंस एंड एडिशनल रिएक्शन विल डेवलप, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी बोलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। एट इट्स बेस मस्ट बी रीस्ट्रेंट, उसको रीस्ट्रेंट करना है, फिक्स रखना है। अगर अनस्टेबल हो जाएगा तो कुछ वो आर्च ना होके कोई और मेंबर बन जाता है, उसको मैं बताऊंगा उस पर्टिकुलर मेंबर को हम क्या बोलते हैं। रिस्ट्रेट आइदर बाय इट्स ओन वेट और द वेट ऑफ सपोर्टिंग वॉल्स, या तो सपोर्टिंग वॉल्स से हम लोग उसको रजिस्ट करा सकते हैं, या तो खुद के वेट से करा सकते हैं, या तो बहुत सारे ऑप्शन है, या तो आप क्या करो, इन दोनों को बांध दो आपस में। अगर ये दोनों से ऊपर लोड लगाने के बाद ये सेपरेट होने चाहे तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को बांध सकते हो। इसको जब हम लोग यहाँ पे किसी एक एडिशनल मेंबर के थ्रू ज्वाइन करेंगे, उस मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली टाई बार्स बोलते हैं। टाई बार्स बोलेंगे तो आप खुद देखोगे कि यहाँ पे एक रिजिडिटी अलग से आ जाएगी। तो ये चीजें क्या होंगी, जब सेपरेट नहीं हो पाएंगी। तो ये चीज करना है कि यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी डेवलप होते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आर्चेस में सपोर्ट्स पे क्या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डेवलप होते हैं, क्या वर्टिकल रिएक्शन डेवलप होते हैं, कि कोई रिएक्शन नहीं होता। तो आप बता सकते हैं कि वर्टिकल रिएक्शन के साथ साथ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी डेवलप होते हैं। एंड ये कैसे एक्ट करते हैं, इन्वर्टेड केबल टाइप के, इन्वर्टेड केबल टाइप के। इनके शेप्स के बारे में बात करेंगे तो इनके शेप बहुत तरीके हो सकते हैं, पैराबोलिक हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है,
लेकिन एक जनरल बात करेंगे, जब कोई भी लोड नहीं एक्ट हो रहा होगा, बेसिकली जब कोई भी बेंडिंग मोमेंट या शियर फोर्स नहीं आ रहा होगा, तो उस पर्टिकुलर आर्च शेप को हम लोग बोलते हैं फनिकुलर आर्च। और एक्चुअल में जो आर का शेप होता है वो सिमिलर टू इन्वर्टेड केबल्स होता है। केबल्स कुछ इस तरीके के, इन्वर्टेड केबल में जस्ट अपोजिट। इसका मिरर इमेज कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, जस्ट इन्वर्टेड केबल मिल जाएगा। आर्चेस का यूज क्यों करते हैं, बेसिकली आर्चेस को यूज करते हैं हम लोग टू रिड्यूस बेंडिंग मोमेंट। जो इसका मेन पर्पज है, ये क्या करता है, बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस कर देता है। अगर हम नॉर्मल बीम से कंपेयर करेंगे, अगर आप बीम से कंपेयर कीजिए आर्चेस को, तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है वो कम होता है। उसको आप कैसे समझोगे, क्योंकि आप देखो यहाँ पे हम लोग के दो रिएक्शंस आते हैं, एक तो हमारा वर्टिकल रिएक्शन आता है, दूसरा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आता है। अगर ये एक बीम होता, बेसिकली एक बीम होता, अगर आपसे मैं बोल दूं आप इस पॉइंट पे मुझे बेंडिंग मोमेंट फाइंड करके बताओ, तो आप क्या करते हैं, इस रिएक्शन के साथ साथ यहाँ पे जो लोड एक्ट हो रहे थे, अपवर्ड रिएक्शन इनटू दिस डिस्टेंस माइनस ऑफ दिस डाउनवर्ड लोड इनटू दिस डिस्टेंस, यही हमारा क्या होता है बीम के केस में मोमेंट। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी एक्ट होता है, तो क्या होगा, एक और कंपोनेंट माइनस हो जाएगा, दैट इज एच इंटू वाई। एच इंटू वाई, आप समझ रहे होगे कि इस हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस की वजह से हम लोग का बेंडिंग मोमेंट और रिड्यूस हो जाता है, एंड द रिड्यूस विल बी एच इंटू वाई। तो ये क्या करता है, बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस कर देता है। तो इसका ये पर्पस है और इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कि इन कॉस्ट वाइज भी इसका कुछ सेव, इससे हम लोग सेव कर सकते हैं। अब क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बेंडिंग मोमेंट वगैरह रिड्यूस हो रही है, कहीं ना कहीं हम लोग के कम स्ट्रेंथ से भी हमारा जो रिक्वायरमेंट है, जो वो चीजें फुलफिल हो जाएगी। तो ये करता क्या है, एक्चुअल में 40 to 50% कॉस्ट जो है हम लोग का सेव हो जाता है, अगर फाउंडेशन की जगह पे हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग हम लोग स्प्रेड फुटिंग, हम अगर मैसोनरी आर्च यूज कर ले, तो हमारा जो कॉस्ट का रिडक्शन होता है लगभग 40 से 50% हम लोग का कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। सो एक ये चीज है, या एक इसका बेनिफिट आप समझिए। सपोर्ट, बेसिकली आप सपोर्ट के अकॉर्डिंग, या इनमें सपोर्ट्स का नेचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग आप आर्चेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वो हमारे जो आर्चेस हो सकते हैं उनको हम लोग फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक तो 3 इंच आर्च होता है। अब 3 इंच आर्च में यहाँ पे देखिए अगेन, यहाँ से आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चन मिल सकते हैं, मल्टीपल चॉइस फॉर्म के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो या तो डिटर्मिनेसी को लेकर हो सकता है, या तो ये पूछा जा सकता है इनमें हिंज कहाँ पे होता है। जैसे आप देखेंगे कि अभी जो हमारा पहला एक एग्जांपल है, जो कि हमारा 3 इंच आर्च है। 3 इंच आर्च आप फिगर में देखेंगे, 3 इंच आर्च में यहाँ पे जो हिंज बने होते हैं, बेसिकली हम लोग का होता क्या है, ये सपोर्ट पे हिंज होता है, इस सपोर्ट पे हिंज होता है, अलॉन्ग विद दीज टू सपोर्ट हिंज यहाँ पे भी एक हिंज होता है जो कि क्राउन पे होता है। तो हमारे जो 3 इंच आर्च होते हैं वहां पे हिंजेस दो जगह पे होते हैं, एक तो क्राउन पे होता है, दूसरा एब्यूटमेंट पे होता है। दूसरा बात करेंगे जो कि 2 हिंज आर्च है। अब 2 हिंज आर्च के लिए रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ एक हिंज ये है और एक हिंज ये है, हमारे सिर्फ यहाँ पे 2 हिंजेस हैं, सिर्फ 2 हिंज है। नेक्स्ट आता है हिंजलेस और फिक्स्ड आर्च। हिंजलेस और फिक्स्ड आर्च में बेसिकली कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी, अब फिक्स्ड है तो मींस यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर आर्च में कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे हिंज होगा। हमारे सपोर्ट्स भी कैसे होंगे, फिक्स्ड नेचर के होंगे, और जो भी आप पूरे की स्पैन की बात कर लेंगे या पूरे आर्च की बात कर लेंगे तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे कि हम लोग हिंज क्रिएट किए होंगे, तो फिक्स्ड आर्च होता है। बात करते हैं डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी की। अगर हम आप बात करें कि इसकी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी कितनी होगी, तो देखिए अब ये कहते हैं ये सब हिंज सपोर्ट्स हैं, बेसिकली दीज आर ऑल आर हिंज सपोर्ट्स। ये कहते हैं फिक्स सपोर्ट्स है। हिंज सपोर्ट है तो यहाँ पे आपको 2 अननोन मिलेगा, यहाँ पे भी आपको 2 अननोन मिलेगा। सिमिलर वे में आप देखेंगे यहाँ पे आपको 2 अननोन मिलेगा, यहाँ पे आपको 2 अननोन मिलेंगे। हिंज है तो बेसिकली 2 अननोन एग्जिस्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड वर्टिकल रिएक्शन, बेंडिंग मोमेंट। यहाँ पे कितने होंगे, फिक्स टाइप का सपोर्ट है, दैट्स व्हाई द रिएक्शन हियर विल बी 3। यहाँ पे हम लोग को 3 रिएक्शंस मिलेंगे। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आप मुझे बता दीजिएगा कि डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी कितनी होगी। हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन माइनस नंबर ऑफ अननोन्स माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो नंबर ऑफ अननोन्स यहाँ पे आपके पास 4 है, यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स आपके पास अगेन 4 है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ अननोन्स है आपके पास 6 है। अब इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करेंगे तो अब क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3, क्योंकि fx भी काउंट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में एक हमारा x कंपोनेंट होगा और दूसरा इधर हमारा y कंपोनेंट होगा, मींस दीस टू आर रिएक्शंस एट हिंजेस, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो बेसिकली यही हमारे 4 अननोन्स है। सो 4 - 3 = 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी फॉर 2 हिंज आर्च। बात करेंगे 3 हिंज आर्च की, तो 3 हिंज आर्च में देखिए हम लोग के पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस तो हैं, साथ साथ में हमको एक एडिशनल इक्वेशन मिल जाता है जो कि यहाँ पे मिलेगा, जो कि मोमेंट अबाउट c = 0। What is it? That is moment about c = 0 means we have an additional equation and degree of indeterminacy will be 4 minus number of equilibrium equation and number of
एक्स्ट्रा इक्वेशन जो कि अवेलेबल हो रहा है किसकी वजह से, सी पॉइंट के मूवमेंट के अबाउट, जो कि सी पे जीरो होगा, तो डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी विल बी जीरो. सो यू कैन से दैट 3 hinge arch is determinate structure. हम लोग का जो 3 hinge arch होता है वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है, एंड 2 hinge arch is indeterminate structure with degree of indeterminacy 1. मैं आपसे पूछ सकता हूँ एग्जाम्स में 2 hinge arch की डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी कितनी होती है, आपको ये 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, 2 hinge arch, 3 hinge arch, fixed arch. एक और आर्च मैं पूछ सकता हूँ हिंजलेस आर्च, बेसिकली हिंजलेस आर्च एंड फिक्स्ड आर्च आती है. तो ये 4 ऑप्शंस हो गए, आपसे पूछ सकता हूँ कौन सा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है. सो 3 hinge arch कैसे सब आपको जिनको पता होगा डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी 0 होती है, सो इट विल बी द डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. फिक्स्ड आर्च के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, सो 6 - 3, सो डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी विल बी 3. तो ये हमारी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी हो गई, और ये हमारे 3 आर्चेस हो गए, 2 hinge arch, 3 hinge arch एंड हिंजलेस आर्च. जो हम लोग को पढ़ना है वो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स पढ़ना है, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ बात करेंगे 3 hinge arch की. अब इसमें नेक्स्ट क्या सिर्फ 3 hinge arch ही पढ़ना है, तो हाँ 3 hinge arch पढ़ना है. इसके अंदर कुछ क्लासिफिकेशन है, 3 hinge arch में भी हम लोग कुछ चीजें पढ़ सकते हैं. अब ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल्स में लिखिए, जो चीजें मैंने हाईलाइट किया है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप वो चीज याद रखिएगा. अब आर्चेस में, अब क्योंकि 3 hinge arch है तो मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि जो हमारे हिंजेस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, क्राउन्स पे होते हैं, अब्यूटमेंट्स पे होते हैं. जो स्टैटिकली डिटर्मिनेट आर्च होते हैं एक्चुअल में ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट होते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी इनकी 0 होती है, एंड इससे बने होते हैं. दीज आर मेड अप ऑफ मेटल एंड टिम्बर, या तो हम मेटल या तो टिम्बर से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं. अनलाइक स्टैटिकली इंडिटरमिनेट आर्चेस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर टर्म है, याद रखिएगा. इंडिटरमिनेट आर्चेस की तरह, जैसे इंडिटरमिनेट आर्चेस क्या हो गया, हमारे फिक्स्ड आर्च हो गया, 2 hinge arch हो गया, उनपे क्या होता है, उनपे हम लोग को इफेक्ट मिलता है किसका, सेटलमेंट का और टेम्परेचर चेंजेस का. टेम्परेचर, अब यहाँ पे क्या होगा, डिटर्मिनेट है, एक्स्ट्रा हिंज भी है, तो इनके जो इम्पैक्ट्स आते हैं सेटलमेंट्स की वजह से या जो टेम्परेचर की वजह से वो मिनिमाइज हो जाता है, मींस न्यूट्रलाइज हो जाता है. लेकिन इन केस ऑफ स्टैटिकली इंडिटरमिनेट आर्च, जो कि हमारा 2 hinge arch है और 2 hinge arch एंड फिक्स्ड आर्च और हिंजलेस आर्च है, वहां पे जो है हम लोग सेटलमेंट और टेम्परेचर इफेक्ट को भी काउंट करते हैं. अभी हम लोग ये चीज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग 3 hinge arch की बात कर रहे हैं, और 3 hinge arch में इसका इम्पैक्ट नहीं दिखता है, क्योंकि 3 hinge arch हमारा क्या है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट आर्च है. और ये चीजें जो एक्शंस एक्चुअल में जो इफेक्ट्स हैं वो कब देखने को मिलती है, जब हम इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर या इंडिटरमिनेट आर्चेस की बात करते हैं. इसके बाद इन्होंने बोला है कि इफ 2 or 3 hinge arch आर टू बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट नीड ऑफ लार्ज फाउंडेशन, अगर मान लीजिए आपको फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट रिड्यूस करनी है, एक्चुअल में जो फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आर्च है, एज्यूम कीजिए अभी हमारा ये 3 hinge arch है, 3 hinge arch ऊपर लोड्स लगेंगे, यहाँ पे क्या होंगे, ये हमारे एक्चुअल में ये अब्यूटमेंट्स हैं, ये अब्यूटमेंट्स पे अब होगा क्या, जो भी लोड्स लगेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि 2 रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगा, एक रिएक्शन यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन, यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन, और यहाँ पे दोनों जगह पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे. अब ये लोड ऊपर से अप्लाइड होगा, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस एंड वर्टिकल रिएक्शंस डेवलप होंगे. तो डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज रिएक्शंस हमको क्या करना पड़ेगा, हमको फाउंडेशन की स्ट्रेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करनी पड़ेगी. अगर रिएक्शन ज्यादा होंगे तो मींस द लोड व्हिच has to be sustained or is more and the strength of foundation is also more. So हमें वो चीज ध्यान रखते हुए इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रखनी पड़ेगी. तो वो मिनिमाइज कैसे होगा, अब देखिए आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं. मिनिमाइज करने के लिए क्या करोगे, आप टाई रॉड यूज कर लोगे. टाई रॉड बेसिकली करता क्या है, जब आप इसको कनेक्ट कर लोगे, आपने इसको एक रॉड से कनेक्ट कर दिया, एक बीम से कनेक्ट कर दिया, अब ऊपर से लोड लगाएंगे तो क्या देखने को मिलेगा कि जो हम लोग का यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो रिड्यूस हो गया. क्यों रिड्यूस हो गया, क्योंकि कुछ रिएक्शंस ये रिस्ट्रेन करेगा, इसको क्या करेगा, सस्टेन करेगा. तो जब ऐसी चीजें हो जाती है तो वहां पे जो हमारी फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू ऐसा केस जहां पे हम लोग कोई भी टाई रॉड नहीं यूज कर रहे हैं. इसके बाद टाई रॉड बेसिकली इसका पर्पस क्या है, एक रिजिड यूनिट की तरह बिहेव कराता है, एंड जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है, बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, जो कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है जिसको हम लोग थ्रस्ट बोल रहे हैं, वो उसको क्या करता है, जस्ट बियर कर लेता है, उसको वही कैरी करता है. एंड इसके साथ साथ क्या होता है, रिलेटिव सेटलमेंट्स ऑफ द सपोर्ट. अब क्योंकि एक रिजिड यूनिट है, ऐसा नहीं है केबल टाइप का आपको कुछ देखने को मिलेगा, ये बीम मेंबर होता है, एक रिजिड यूनिट होता है. सो ये जो है हम लोग का जो भी रिलेटिव सेटलमेंट्स है, तो ये क्या करता है, उसको भी स्टॉप करता है, यहाँ पे सेटलमेंट की चांसेस जो है उसको डिक्रीज कर देता है. नेक्स्ट है हम लोग का 2 hinge arch. 2 hinge arch में अगेन जो हिंजेस होते हैं वो सिर्फ अब्यूटमेंट्स पे होते हैं, ये भी बने होते हैं मेटल्स और टिम्बर्स के, स्टैटिकली इंडिटरमिनेट होते हैं विद डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी 1. इनकी डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी क्या होती है, 1 होती है. ये यहाँ पे कुछ, क्योंकि मैंने बताया कि जो हमारे इंडिटरमिनेट आर्चेस होते हैं वहां पे टेम्परेचर के साथ साथ सेटलमेंट दोनों का इम्पैक्ट मिलता है, तो
ये भी इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे भी आपको उनके इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं इम्पैक्ट्स बोल रहा हूँ देखने को मिलेंगे, तो इसका बेसिक मतलब क्या है कि जब हम एनालिसिस करेंगे तो उन दोनों टर्म्स की भी वजह से जो भी फोर्सेस आ रहे होंगे, जो भी रिफ्लेक्शंस आ रहे होंगे, हम लोग उसको भी क्या करेंगे अपने एनालिसिस में कंसीडर करेंगे। हम लोग को अभी इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग 3 इंच की बात करेंगे और 3 इंच में ऐसे पॉसिबिलिटीज नहीं होती, सो जस्ट वी कैन नेग्लेक्ट दिस। इसके बाद इनको अगर डिटर्मिनेट करना है, इफ वी वांट टू मेक इट डिटर्मिनेट, अगर आपसे बोला जाए कि आप इसको डिटर्मिनेट कर दीजिए टू हिंज आर्च को, बेसिकली टू हिंज आर्च को डिटर्मिनेट करना, या तो आप क्या करोगे, कहोगे सर एक यहाँ पे एक्सटर्नल हिंज प्रोवाइड कर दें, इस आपने यहाँ पे इंटरनल हिंज प्रोवाइड किया, तो देखेंगे एक एडिशनल इक्वेशन अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन क्या अब ये टू हिंज आर्च रहा है? नहीं, ये टू हिंज आर्च ना होकर हम लोग के पास थ्री हिंज आर्च की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हम क्या करेंगे, एक्चुअल में जो एक हिंज सपोर्ट है दूसरे को रोलर सपोर्ट बना सकते हैं। आप रोलर सपोर्ट बनाओगे, मींस रोलर सपोर्ट बनाते ही आप देखोगे यहाँ पे जो नंबर ऑफ अननोन्स हो जाएंगे वो 1 हो जाएंगे और यहाँ पे 2 हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ अननोन विल बी 3 एंड नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल इज आल्सो 3, सो इट विल बी डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। बट क्या ये स्टील अब एक टू हिंज आर्च की तरह बिहेव करेगा? नहीं, अब वो जो बिहेव करेगा हमारा एक कर्व बीम की तरह बिहेव करेगा। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अगर हम लोग टू हिंज आर्च में कोई एक सपोर्ट को रोलर सपोर्ट से एक्सचेंज कर दे, देन हाउ इट विल बिहेव? इट विल बिहेव लाइक अ कर्व बीम, एक कर्व बीम की तरह बिहेव करेगा। बाकी सुटेबिलिटी क्या होती है स्टील, इसको अगर हम लोग टू हिंज आर्च की, तो स्टील आर्चेस विद सॉलिड रिब्स ऑफ शॉर्टर स्पैन ऑफ ऑर्डर 150 और 80 मीटर। आपको जब इस पर्टिकुलर स्पैन के लिए आर्चेस को सजेस्ट करना पड़ेगा तो हम टू हिंज आर्च, स्टील के टू हिंज आर्च यूज कर लेते हैं। So the next one is that is fixed arch और hingeless arch। वहां पे क्या है, hingeless arch में हम लोग का कोई भी hinge point नहीं होता, बेसिकली we are not having any hinge in the arch। they are often made of reinforced concrete। ये सारे टर्म्स याद रखिएगा कौन से आर्च कैसे बनते हैं। जैसे मैंने आपको 3 इंच आर्च 2 इंच बताया, ये टिम्बर के या तो हमारे स्टील के बन सकते हैं। और ये किस चीज का बन सकता है, ये हमेशा रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का बनेगा। अब देखिए रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का बनेगा, अब यहाँ पे क्या होगा, अब एक चीज होगी जो यहाँ पे हमारे एब्यूटमेंट्स होंगे, जो एब्यूटमेंट्स होंगे पहले क्या था, वहां पे हिंजेस थे। तो आप देख रहे हो हिंज था तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो मोमेंट, तो वहां पे क्या हो रहा था, मोमेंट रिड्यूस हो जा रहा था, रिड्यूस टू जीरो। सो सपोर्ट्स पे मोमेंट थे वो क्या हो जा रहे थे, रिड्यूस हो जा रहे थे, कहां तक, जीरो तक। हम लोग को पता है हिंज सपोर्ट है, सो द बेंडिंग मोमेंट विल बी जीरो। तो टू हिंज हो या तो थ्री हिंज हो, वहां पे देखोगे कि ये पॉइंट दोनों हिंज होते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट वहां पे रिड्यूस हो जाता है जीरो तक। लेकिन अब क्योंकि ये कैसा आर्च है, ये फिक्स्ड आर्च है, तो यहाँ पे दोनों रिएक्शंस के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट्स भी क्रिएट होंगी। मींस द रिक्वायरमेंट ऑफ फाउंडेशन इज ऑफ वेरी हाई स्ट्रेंथ। जो फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ की है। तो इस वजह से क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉलिड फाउंडेशन एब्यूटमेंट्स यहाँ पे सजेस्ट करते हैं। और इसका जो मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है, बेसिकली जो ये आर्च, जो ये हम लोग आर्च क्रिएट करते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, ना तो हमको यहाँ पे कोई हिंज वगैरह क्रिएट करना पड़ता है। सो मटेरियल रिक्वायरमेंट के टर्म में बात करेंगे तो हमारे जो हिंजलेस आर्च होते हैं या फिक्स्ड आर्च होते हैं उसमें सबसे कम मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है। इसकी फाउंडेशन हम लोग को सॉलिड क्रिएट करनी पड़ती एंड द डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी इज 3। और इसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि जो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पे टेम्परेचर से, और जो भी हमारा दूसरा, देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट तो 3 इंच आर्च में भी थोड़ा बहुत आ सकता है, बट ये कैसे न्यूट्रलाइज होती है मैं आपको जब ये बताऊंगा, सिलेबस में नहीं बट मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कि जो हमारे आर्चेज हैं उस पर टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक्चुअल में जो एकदम सिमिलर होगा केबल के थ्रू, वहां पे मैंने आपको बताया था राइस पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा या उसके स्पैन लेंथ पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें डिस्कस हुई। तो ये यहाँ पे भी होगा इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स है, सो यहाँ पे भी हम लोग जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा ड्यू टू रिलेटिव सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स हम लोग उनको काउंट करते हैं। सो एक ये हो गया हम लोग का 2 हिंज आर्च, 3 हिंज आर्च एंड बेसिकली हिंजलेस आर्च। इसके बाद एक ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ सपोर्ट्स, अगर अब सपोर्ट्स का लेवल कैसा है, एक सिमेट्रिकल आर्च होता है, अनसिमेट्रिकल आर्च। अब आप एक एग्जांपल के तौर पे ये समझ सकते हैं, जैसे अब क्योंकि हम लोग को डिस्कस करना है 3 हिंज आर्च, तो मैं जितने भी एग्जांपल्स लूंगा वो अब 3 हिंज आर्च के ही लेंगे, हम लोग को 2 हिंज आर्च या फिक्स्ड आर्च के बारे में नहीं पढ़ना है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं ये हमारा एक 3 इंच टाइप का आर्च। अभी हम शेप के बारे में बात नहीं कर रहे कि पैराबोलिक शेप का है या सर्कुलर शेप का है, एक जनरल बात कर रहे हैं कि 3 इंच आर्च है। ये हमारे दो एब्यूटमेंट्स हैं एंड दो, और साथ साथ जो हमारा क्राउन है सी, ये यहाँ पे हिंजेस है, ये 3 पॉइंट्स है ऐसे जहाँ पे हिंज एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर सिमेट्रिकल आर्च बोला जाएगा क्वेश्चंस में, इट मींस बोथ द सपोर्ट आर एट सेम लेवल। जिस लेवल पे हमारा ए सपोर्ट होगा उसी लेवल पे हमारा बी सपोर्ट्स होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिकल आर्च में क्या होते हैं, जो भी हमारे सपोर्ट्स होते हैं एक ही लेवल पे होते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोग का अनसिमेट्रिकल आर्च। अनसिमेट्रिकल आर्च में क्या होगा, सपोर्ट्स लेवल सेम लेवल पे ना हो कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कोई एक लोअर होगा इन कंपैरिजन टू विद रिस्पेक्ट टू अनदर सपोर्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक सपोर्ट की लेवल ये है और दूसरा जो सपोर्ट है उसकी लेवल ये है।
ये चीजें ऑलरेडी हम लोग केबल में डिस्कस किए थे, मैंने आपको बताया था। अगर कुछ केबल टाइप में बस फिगर कुछ यूं बन गया था, आप देखे होंगे फिगर कुछ यूं बना होगा। मैंने इसके बाद आपको बता दिया था कि अगर ये डिस्टेंस L1 है, ये डिस्टेंस L1 है, तो हम लोग, अगर ये H1 है तो हम लोग H1 कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ये डिस्टेंस L2 है तो ये H2 है। तो बेसिकली कुछ ना कुछ दिया रहेगा आपको यहाँ पे, या तो L1 दिया रहेगा या तो H1 दिया रहेगा, उसके उसी के यूज से हम लोग जो दूसरा टर्म होगा इधर L1 और इधर H1 हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे भी हम लोग को जस्ट वही फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी जो कि वहां पे यूज किए थे। यहाँ पे भी मैं स्टिल डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल में फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, लेकिन आप वहां पढ़े होंगे तो आपको अगेन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज को समझने में। तो अब देखिए अनसिमेट्रिकल आर्च में बेसिकली यही सारी चीजें होती हैं। अब शेप्स के रिस्पेक्ट में बात करें, इनका शेप कैसा होता है पैराबोलिक आर्च का, तो बेसिकली देखिए जो इनको हम लोग सेगमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इनको हम लोग एक तरीके से सर्कुलर शेप या